तालियां बजा दीजिएगा यश के लिए, उसकी कविता के लिए भी। और उसने इतना पढ़ने के बाद फिर घड़ी दिखा के पूछा कि अभी और सुनाऊं क्या। तो ऐसे ही लगा जैसे अर्जुन ने पूछा हो कि और युद्ध लड़ूं क्या। लेकिन वो नहीं भी पूछता और शुरू कर देता तो उसे कौन रोक सकता था? कोई नहीं रोक सकता था। अर्जुन और कृष्ण फिर दोनों ही उसमें शामिल होते और जयद्रथ वध फिर हरिओम पवार जी का हो जाता। वो कहते जब सारा यही शुरू में कर देंगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन मैं उसे शुभकामना देता हूँ। आपके अग्रवंश से एक अच्छी कविता उन्होंने सुनाई, एक बड़े पौराणिक संदर्भ में सुनाई। तो एक बार आपकी शुभकामनाएं निश्चित रूप से यश तक होनी चाहिए। अब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ। ये अच्छे अच्छों को निपटा देते हैं साहब। अभी पिछले दिनों हमारी दिल्ली में टीचर ने एक लड़के से पूछा, बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बालक बोला जी तिरुअनंतपुरम में। मैडम बोली स्पेलिंग बताओ। बोले फिर तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ था। तालियां बजा सकते हैं। इस पर अभी जीएसटी नहीं लगाई सरकार ने और लगेगी भी नहीं। तो ये जीएसटी फ्री मामला है, मस्ती में रहिएगा आप। बच्चे ऐसे जवाब देते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक इसकी आवाज़ में ना थोड़ी सी गूंज हो रही है। मंच के लोग करें तुम थोड़ा इसका बेस बदल के देखो, मैं बता दूंगा कहाँ ठीक हुआ। आवाज़ साफ नहीं आ रही है। आपको साफ सुनाई दे रही है? थोड़ी सी, हाँ देख अब कुछ ठीक हुई हमारे साथ। देख अब ठीक हो रही है ये। बहन जी अब फर्क पड़ा है थोड़ा सा। बहन जी ने बताया आवाज़ थोड़ी सी साफ नहीं है। इसमें आवाज़ महत्वपूर्ण थी और महत्वपूर्ण बात थी थोड़ी सी। घर में कितना ही कलेश हो जाए, महिला कहती है थोड़ी सी बात हो गई थी आज घर में। तालियां बजा दो। मैंने कहा है ना थोड़ा थोड़ा समझ के आगे बढ़ो। तो ये महिला कहती है थोड़ा सा ही कुछ आज हुआ। तो उन्होंने कहा अब आवाज़ पहले से बहुत ठीक है, अब इसे लगभग यहीं रखना आप, बाकी अनिल ठीक कराएगा तब कर देना जैसी उसे चाहिए। बच्चों को मैं विशेष प्रणाम करता हूँ। मेरे एक मित्र हैं फरीदाबाद में पुलिस में बड़े अधिकारी। अभी पिछले दिनों उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था। उन्होंने लड़के से कहा कि बेटा तू इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है, और सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे में बताना। तो लड़के ने पिताजी से कहा डैडी कैसा इशारा? उन्होंने समझाया कि एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, दो विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्णा, वो दो थे। तीन विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान के नाम का स्मरण भी हो जाएगा और मैं तेरी बात भी समझ जाऊंगा तू क्या कहना चाह रहा है। बोला जी ठीक है। लड़का रिजल्ट लेकर आया। पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार। तो तालियां जरा मिलकर बजा दीजिएगा। तालियों के साथ मैं इस कवि सम्मेलन की सांचे दरबार की जय करना चाहता हूं और हास्य व्यंग के अद्भुत कवि भाई दीपक सैनी को आमंत्रित करना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि मैंने कहीं लिखा था कि बात जरा भी नहीं अधूरी, ये बिल्कुल ही पूरी है। चाहे कैसी भी हालत है, कैसी भी मजबूरी है, दिल की बीमारी से रखनी अगर हमेशा दूरी है तो सारे दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए दीपक सैनी। आप सभी को प्रणाम। माँ सरस्वती को नमन, महाराजा अग्रसेन जी को प्रणाम। बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है और जैसा कवि सम्मेलन होना चाहिए वैसे ही चल रहा है। जैसे कवि सम्मेलन की कल्पना हम लोग करते हैं कि महिलाएं ज़्यादा आएँ, बच्चे ज़्यादा आएँ, तभी कवि सम्मेलन आगे चलते रहेंगे। उन्हें छोटी छोटी बच्चियाँ रिकॉर्ड करके लाइव कर रही हैं, तो ये कवि सम्मेलन की सफलता है। एक बार आप अपने लिए तालियां बजाइए इसके लिए। ये बहुत बड़े बड़े कवि हैं सारे मंच के, पवार जी, अनिल जी, अर्जुन जी, प्रवीण भैया, प्रेम का, ये सब बहुत बड़े कवि हैं। मैं मंच का सबसे छोटा कवि हूँ भाई साहब, सबसे छोटा। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। मैं तो पहले यहां बैठा हुआ था, फिर मुझे उठा के उधर पटक दिया, फिर उठा के इधर पटक दिया। मैंने कहा इधर क्यों नहीं बैठा? तो मेरे को समझ में आ गया इधर से क्यों उठाया, क्योंकि प्रियंका के बराबर में बैठा था। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सानिया मिर्जा के बगल में मलिंगा बैठा हुआ हो। अच्छा भाभी जी मलिंगा लग रहा हूं मैं?
चलो आप कहो तो ठीक है, पीछे एक अंकल वो भी हंस रहे हैं जो मुझे मलिंगा सुन के, जिनकी अपनी खुद की खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। आजकल क्या है भाई साहब, टेंशन बहुत है, पूरी दुनिया में टेंशन, आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, बेरोजगारी की टेंशन, करप्शन की, इजराइल की टेंशन, कोरोना की टेंशन गई है, 3 साल तक कोरोना की टेंशन, 2 साल तो कवियों ने झेली, सारे प्रोग्राम बंद, ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे थे भाई साहब, जूम लाइव, फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब लाइव, बाबूजी यही चले, सारे प्रोग्राम बंद। और हम भी ऐसे ही थे, ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के 2 साल प्रोग्राम किए हमने। सुनने वाले भी ऐसे थे, कोई पोछा लगाते हुए सुन रहा है, कोई झाड़ू लगाते हुए सुन रहा है। कोरोना में अंग्रेजी बहुत आ गई भाई साहब, क्वारंटीन, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस, ये वो, वैक्सीन। अच्छा, आधे देश की अंग्रेजी खराब है। एक आदमी रोज मेरे घर घंटी बजाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर चाहिए। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। वाह, दीपक सैनी। मैंने कहा सैनी दे के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा मैं चड्ढा नहीं हूं। और ये तो और भी अच्छा, राघव चड्ढा नहीं हूं। बहुत टेंशन है, लेकिन हम कोई टेंशन लेंगे नहीं। आज हम जगाधरी में हंसने हंसाने के लिए, देश प्रेम के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं और पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, हमारा दिल्ली वालों को भाई साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। भाई साहब हंसने की बात नहीं है, वो टेंशन हरियाणा से ही गई है। कितने खुश हो रहे हैं ये, अपनी टेंशन हमें दे दी, वापस भी नहीं ले रहे। ये टेंशन है सर, हमारा किसी पार्टी से बाबूजी कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल जी का 5 साल से 8 साल से एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। वाह, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो, उसको ठीक करके दिखा दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार दे दो बस, बस देने ही वाले हैं, कोई कोई टाइम जा रहा है। भाई साहब जा ही रहा है। दो मंत्री जेल में पड़े हैं दिल्ली के, आपको पता होगा सबको, सत्येंद्र जैन साहब और मनीष सिसोदिया जेल में। अच्छा, इतने ड्रामेबाज हैं, जब सीबीआई गई सत्येंद्र जैन जी से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने, तो बोले मेरी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो जगदीश जी, उनका इंटरव्यू आया रात को केजरीवाल जी का मेरे सपने में। देखो, नेता वही होता है जो अपने हर काम को सही बताए। उनके मंत्री की याददाश्त चली गई, कुछ बताया ही नहीं जांच में भाई साहब। तो रात को केजरीवाल जी का विज्ञापन शुरू हुआ, मजे लेना बाप, उनका विज्ञापन शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरे एक मंत्री को सीबीआई उठा के ले गई साथियों, और उसकी याददाश्त चली गई, उस बेचारे की याददाश्त चली गई। दोस्तों, वो सब कुछ भूल गया है, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। वो सब भूल गया, उसको कुछ भी याद नहीं है। वो झूठ नहीं बोल रहा, मेरे सामने गई है उसकी याददाश्त। मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए, मेरे सामने गई है दोस्तों, ऐसे गई है, ऐसे ऐसे। मैंने खुद देखा है जाते हुए, ऐसे गई है, ऐसे हरे रंग की थी। मैंने कहा जी अब क्या चाहिए? मेरी मोदी जी से विनती है कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए। मैंने कहा जी क्यों देना चाहिए? 1 साल से जेल में बंद पड़ा है, जुबान नहीं खोली। वाह, इसलिए भैया इसमें इको बहुत ज्यादा हो गई यार, इको खत्म कर दो, बहुत इको हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। या तो एक तो ये पंखे बंद हो जाएं, तो अगर पंखों की आवाज भी है। हाँ जी, एसी हॉल है। हाँ, ये फैन जो आवाज कर ये रहे हैं भाभी ना, जी वाला छोड़ के बाकी सारे बंद कर दो। क्योंकि महिलाओं को तो मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। तो इनका वाला छोड़ के बाकी सारे बंद कर दो, और थोड़ी इको मैनेजमेंट। आवाज है ना, कुछ 2-3 पंखे ऐसे हैं आवाज नहीं है, लेकिन एक तो बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। हाँ, बिना करवाएगा बंद कौन, ये समझ नहीं आ रहा। ये कराएंगे भैया, इसकी इको खत्म कर दो, क्योंकि मैं अब ठीक आ रही है, कुछ ठीक हुई, करो। हाँ, हॉल है तो आवाज गूंजेगी। हल्का सा बेस बढ़ा दो, हल्का सा करो, कुछ करो, हल्का सा बेस बढ़ाओ। हाँ 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 हाँ, हेलो हेलो, कुछ ठीक, कुछ बेटर। जो व्यवस्था में है 90% फर्क पड़ जाएगा। 2-3 पंखे, उनकी आवाज यहाँ तक आ रही है, बंद कर जो दो। उनके नजदीक बैठे हैं वहां तक तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। भैया बंद करा दो, बंद नहीं होता तो तार काट दो। क्या हरियाणा में क्या दिक्कत है? अच्छा कोई बात नहीं, हरियाणा में तो देसी इलाज होता, तार ही काट दो।
या तो ताली बजाने के लिए बोलो लठ बजा देते हैं लोग, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं और कोई टेंशन वेंशन हम लेंगे नहीं। मैंने महिलाओं की बात की, भाई साहब कोई महिला अपनी उम्र कभी ठीक नहीं बताएगी, किसी से पूछ लेना। हमारी, मेरे को पता है आप, हमारी भाभी जी ने नहीं बताई होगी आपको। कईयों को तो मरने के बाद संदूक में जब पुराना सर्टिफिकेट मिलता है तब पता लगता है 10 साल बड़ी थी। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल की, बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोलो बहन तुम्हारी कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया। बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। वाह, बहुत अच्छे। अच्छा मेरे तो भी हुई नहीं सर, हुई, मैं बाद में समझ में आया ना मुझे, पवार जी के बगल से क्यों उठा दिया। बोले 2-2 कुंवारे एक साथ नहीं बैठेंगे, हमारी चुगली करोगे वरना तुम लोग। पवार जी मेरे पटके की तय बना रहे थे, मैं उनके पटके की तय बना। मैं पवार जी हमारे घर में तय बनाने वाली नहीं है, दोनों के करें क्या। मुझे पता है बाबूजी शादी के बाद क्या होता है। शादी होती है, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे चुनाव हार के नेता अपने दफ्तर में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर। वो उससे बात करना बंद कर देता है। कल फिर बुलाती है, ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, वर्ल्ड कप पे सट्टा लगाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ के सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वाह, वो बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा, सॉफ्टवेयर तो पहले ही फॉर्मेट हो गया उसका। अच्छा हम लोग तो हरियाणा में खड़े हैं सर, हरियाणा में तो हंसाने के लिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई जोक बनाने का। हरियाणवी आदमी से बात कर लो वैसे चुटकुला है। मेरे पिताजी भाई साहब 79 में दिल्ली गए थे, 1979 में, 89 में। आज तक उनकी अंदर का उनके हरियाणवी नहीं निकला। रात को 2-2 बजे उठा लो, ऐसी ऐसी बात करते हैं। बड़े से बड़े कवि, बड़े से बड़े कॉमेडियन नहीं कर पाते। अभी रात को सर भूकंप आया था 2:30 बजे, आपको पता ही है, थोड़े दिन पहले भूकंप आया 2:30 बजे। 2:30 बजे भूकंप आया, पिताजी को उठाया, उठो। अब वो उठ के आंख मसलने लगे। हमने न्यूज चलाई, उसमें समाचार आया। आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताजा हालात क्या हैं। पिताजी नींद में ही बोले, सुनीता अब तक जाग रही है। ये हरियाणा है भाई साहब। तो ऐसे हरियाणा के हमारे केजरीवाल जी हैं। उनका कहना है, केजरीवाल जी का, दिल्ली में 500 स्कूल बना दिए नए। सुना होगा भाई साहब आपने भी, दिल्ली में 500 नए स्कूल बना दिए। अच्छा मैंने एक दिन पकड़ लिया उनको, मैंने भाई साहब मुझे दिखाओ 500 नए स्कूल कहाँ है, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, यहीं पढ़ा, बताओ। लेकिन नेता वही होता है ना जो अपने हर काम गिनवा देता है। उन्होंने गिनवा दिए भाई साहब। वो मुझे एक बिल्डिंग के पास ले गए, एक स्कूल तो ये रहा सामने आपके। मैंने कहा सर एक हो गया, 500 बताओ। इसमें सुबह लड़कियां आती हैं, शाम को लड़के पढ़ते हैं, 2 स्कूल ये हो गए। वाह। मैंने कहा जी 2। आप किसी भी कमरे में जाओ, कोई बच्चा ये नहीं बोल के आता कि मैं क्लास में जा रहा हूं। क्या बोल के जाता है? स्कूल में जा रहा हूं। एक कमरे में 20 स्कूल बैठे हुए हैं। आहा, ऐसे ऐसे 50 कमरे गिन लो कितने हो गए। मैंने कहा जी काफी हो गए। स्कूल के सामने शराब का ठेका बना दिया दोस्तों। भगवंत मान ने बताया है कि एक अच्छा पैग लगा लो तो एक स्कूल के 2 दिखाई देते हैं। बहुत अच्छे। 2 तो ये वाले भी मानने पड़ेंगे आपको। ऐसे ऐसे करके 1000 बना रखा है, कहो तो 5000 बना के दिखा दो। धन्यवाद भाई जी। बहुत ये सारी नेताओं की टेंशन है। अच्छा मैं देश के बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री करता हूं, जल्दी जल्दी, टीम भी हमारी बहुत लंबी है। मैं चाहता हूं कि जगाधरी में पहली बार आया हूं तो कुछ एक नेताओं को आपके बीच में पेश करूं। आपको मजा आएगा कि वे देश के बड़े बड़े नेता आपके बीच में आ गए हैं। तो आपका सबका आशीर्वाद चाहिए। आज के इतने महत्वपूर्ण दिन, इतनी बड़ी टीम जुटाना, ये आदरणीय बाबूजी जगदीश मित्तल जी ही संभव कर सकते थे, वरना तो आज इतने सारे कवि एक दिन आपको मिलते भी नहीं। मैं एक एक करके सारे नेताओं को बुलाता हूं। भाई साहब सबसे पहले बताओ किसको बुलाऊं? अरे ये मत पूछ। केजरीवाल तो हो गया। अच्छा बहुत, केजरीवाल जी पे तो मैं 1 घंटे आपको और सुना दूंगा। सुना दूं? अरे तो अपने लालू, हिसाब से चल, दीपक। लालू जी कह रहे हैं प्रवीण भैया। लालू जी सबसे हमारे पॉपुलर नेता हैं सर। जो भी हास्य कवि हो, हास्य कलाकार, उसने लालू जी पे कॉमेडी जरूर की होगी भाई साहब। यानी वो जितना हमारे काम आए उतना देश के नहीं आए। लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, सामने ऐसे बच्चे बैठे थे जैसे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया। लड़का उठा, एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसे ही माइक पे आए, आपको प्रणाम करता है लालू यादव। वाह नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन। नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब? नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया और कितने अच्छे दिन लोग। वाह, और कितने अच्छे दिन लोग। एक और नेता है भाई साहब, अभी भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू।
सिद्धू जी के भाषण सुने भाई साहब आपने? मैं लाफ्टर 3 में था, सिद्धू जी इतनी दूर बैठते थे, हम लोग माइक ले जाके रखते थे, जोक सुनाते थे, उनको हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने सबने सिद्धू जी का भाषण सुना है। एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। वाह। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। अच्छा, आए तो आज हम भी माइक की टेस्ट करने हैं। बहुत सारे नेता हैं जिनकी मैंने मिमिक्री की, सबको आपके बीच में बुलाऊंगा, बहुत आनंद आएगा। एक दो मिमिक्री आपको ऐसे सुनाता हूं एक्सक्लूसिव, बिल्कुल, जो आपने शायद किसी कलाकार का मुझे सुनी हो। अब आपका मुझे ज्यादा आशीर्वाद है, जितनी एनर्जी से आप सुनेंगे मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा। एक ऐसी आवाज है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। राजनाथ सिंह जी को आप सब जानते हैं, आपको लगे कि वो जगाधरी के इस प्रोग्राम में आ गए हो तो मुझे तालियों से आशीर्वाद देना। राजनाथ जी जब लोकसभा में भाषण देते हैं, अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो मैं डंके की चोट पर सारे सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से। भाई तालियां कम है, जरा एक बार जोरदार होनी चाहिए, जोरदार। मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कभी। वाह। एक मिमिक्री आपको सुनाता हूं जो आपने नहीं सुनी होगी पूरे देश में, किसी भी कलाकार के मुंह से कोई नहीं कर रहा। अच्छा, कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा। अमित शाह जी की आवाज, हमारे देश के सबसे लोकप्रिय गृह मंत्री, मैं उनको मानता हूं, मेरे बहुत पसंदीदा नेता हैं। और गुड न्यूज टुडे पर मेरा शो चला, कहने भी तो यार, उसमें मैंने हर हफ्ते उनकी मिमिक्री। आपको लगे कि भारत के गृह मंत्री आपके भी, उनको दो रूप दिखाता हूं। पहले यदि वो यहां से रैली को संबोधित करते हरियाणा में, दूसरा यदि वो महाराजा अग्रसेन जी के इस कार्यक्रम में आते तो आपसे कैसे बात करते। उनका सर रैली वाला भाषण देखना मित्तल जी। देखिए, ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। इटालियन। वाह वाह। तो मंच के सामने उपस्थित मेरे बुजुर्गों, सम्मानित मातृशक्ति और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे मेरे युवा साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, महाराजा अग्रसेन जयंती पर यह कार्यक्रम है, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इतना ही कहता हूँ जगाधरी वालों, जितने भी लोग यहाँ पर हैं और ताली नहीं बजाते हैं, उनको हम देखेंगे। वाह, आए हाय। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। महाराजा अग्रसेन की और बुलवा, महाराजा अग्रसेन की। इतनी जोर से जाए तो अमित शाह जी ने खुद नहीं बजवाई होगी। बहुत सारे नेता हैं, बहुत मजे से आप सुन रहे हैं। अच्छा, जैसे होता ना, कोई यज्ञ चल रहा हो, कोई अनुष्ठान हो, उसमें जब तक पूर्ण आहुति ना डले तो वो अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। ऐसी अगर नेताओं की मिमिक्री करो बाबूजी और उनकी मिमिक्री ना करो तो अनुष्ठान अधूरा रहेगा। तो ऐसे देश के बहुत बड़े नेता, हमारे बड़े भाई, देश की युवा शक्ति, परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। भाई साहब हंसना नहीं है आपको, ऐसे कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो। राहुल जी आते यहाँ पे कवि सम्मेलन, आपको समझाते कि कवि सम्मेलन क्या होता, तो आप आनंद लेना पूरा, आपको लगे राहुल जी आ गए हो, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। देखिए भैया, ये जो कविता है, हाँ, ये जो पोइट्री है, ये कैसे होती है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, मैं बताता हूं। हाँ। ये कैसे होती है। कल मैं जाता हूं, हरियाणा में गया मैं, एक किसान आया, कहता है राहुल जी मेरी फसल नष्ट हो गई। मैंने उससे कहा खुले में क्यों बोते हो। उसने मेरी बात को सुना और माना, एक्सेप्ट किया और कहा भाई साहब आप जाइए। यह होती है कविता,
खत्म, टाटा बाय, धन्यवाद आपका। भाई कमाल है दीपक, कमाल है, वाह। लेकिन भाई साहब एक आवाज है जो इन दोनों पूरी दुनिया में गूंज रही है। जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज सब सुनते हैं। मैं जहां भी गया, ओमान, दुबई, चाइना, आसपास के, वहां देखा पाकिस्तान के लोग भी आते हैं भाई साहब सुनने। अच्छा, उनको तो सुनना भी चाहिए क्योंकि अनाउंसमेंट उन्हीं के लिए होगी, हमें तो पता ही है क्या होगा। तो मोदी जी यदि आते आपके इस कवि सम्मेलन में, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, माइक ठीक रखना भैया, ऐसे ही रखना, कहीं मोदी जी की निकालूं, देवगौड़ा की निकल जाए माइक के चक्कर में। मोदी जी आते तो भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की वीर भूमि हरियाणा में, और हरियाणा में माँ यमुना के नाम पर बसे यमुना नगर के करीब जगाधरी में यह शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। आहा, भाई दीपक कमाल, शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए, और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। ये सारे सर नेताओं की मिमिक्री है। हो गए लगभग सारे नेता हो ही गए मोटे मोटे, है जी। बाबूजी अब वो चले गए, इसलिए मैंने उनकी करनी अभी फिलहाल बंद कर दी। और अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण नेता रह गए, क्योंकि मैं जिस भी स्टेट में जाता हूँ प्रोग्राम करने, तो वहां के मुख्यमंत्री की मिमिक्री जरूर करता हूँ। तो हरियाणा में खड़े हैं तो हमारे खट्टर साहब की मिमिक्री मैं जरूर करूंगा। वाह। मैं देश के 15-16 मुख्यमंत्रियों की मिमिक्री भी करता हूं। जब दिल्ली, आपने किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी उनकी मिमिक्री। हरियाणा इतना बड़ा, इतने सारे कलाकार, बाबूजी किसी ने नहीं की, लेकिन मैं दिल्ली से आगे कर रहा हूं। आपको लोग हरियाणा के सीएम यहाँ पे आ गए हो तो फिर मुझे तालियां बजाना। आदरणीय जगदीश मित्तल जी भी शायद ये पहली बार सुनेंगे खट्टर साहब की मिमिक्री। खट्टर साहब यदि आते तो देखो, हमारे हरियाणा के अंदर और हमारे हरियाणा के भी जगाधरी में शानदार ये जो कवि सम्मेलन चल रहा है हमारे इसके, वाह वाह। मैं तो बहुत 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 बधाई देता हूँ अग्रवाल समाज को कि इस तरह के कार्यक्रम हरियाणा में जो है कि होने चाहिए। और हमारी जो है कि देखो खुशी तब होती है कि हमारी बेटियां भी जो है कि इस बारे में ताली बजाती हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के कार्यक्रमों की श्रृंखला जो है हम लोग हरियाणा में चलाने वाले हैं। तो एक बार हाथ उठा के बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद जी। लगभग सारे नेता मोस्टली हो ही गए हैं। क्या करें भाई साहब? वीरेंद्र शास्त्री। अच्छा हाँ, वो करते। ये पीछे से मुझे याद दिला रहे राकेश टिकैत वाली, सुनाऊं क्या? राकेश टिकैत जी का आंदोलन चला पिछले, अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है। 2021 में जब उनका आंदोलन चल रहा था भाई साहब, तो हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। अच्छा, टिकैत साहब को जानते हो ना आप सब लोग? कोई नहीं जानता, मैं रहने देता हूं, उनकी रहने देता। हाँ, कोई नहीं जानता, जानते हो? अच्छा हाँ, वो मैं करता हूँ। तो राकेश टिकैत जी बहुत पॉपुलर हुए उन दिनों, बहुत उनका लंबा आंदोलन चला। सारा दिन टीवी, जो टीवी पे पॉपुलर होता है मैं उनकी मिमिक्री करता हूँ। सर मैंने उनको पकड़ लिया एक दिन, मैंने कहा भाई साहब हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, क्या करोगे? पाकिस्तान से हार गए, न्यूजीलैंड से हार गए, क्या करोगे? अब टिकैत साहब की मिमिक्री सुनना बहुत मजा आएगा। मैंने कहा टिकैत साहब क्या करना चाहिए? टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन। मैं कहा जी कहाँ होगा? ये करेंगे आईसीसी के गेट पे करेंगे। आईसीसी, मगर आईसीसी, हाँ, जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है, वहां होगा आंदोलन। और मांग करेंगे। मैं कहा जी क्या मांग? मांग करेंगे कि दोनों मैच जो हारे हैं दोबारा करवाओ, ये मैच दोबारा होंगे, आंदोलन होगा, पिच पे बैठेंगे और विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे हमारे। बहुत सारे नेता हैं सर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, खाली नेता ही टेंशन। जैसे बाबा रामदेव, बाबा ने नेताओं को भाई साहब बहुत टेंशन दी। बाबा एक बार सबको मंच पर योग सिखा रहे थे दिल्ली में, करो योग करो, योग करो, ऐसे करो, नखुन दगड़ो, योग करो। तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है, योग करो।
तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना है, क्या करें बताओ। कुछ नहीं कर रहे, पहले चटाई बिछाओ अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करें, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। अब धीरे धीरे बाहर करो। एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा। करता जा, पेट तो कम होगा करो। बाबा ने अनुलोम विलोम कपालभाति खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया। तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा को। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। और अंत में एक मिमिक्री जो इन दिनों, पिछले दिनों जिसने मुझे बहुत पॉपुलर किया, हो सकता है आपने ना सुनी हो, मैं आप पहली बार आया हूं। मैं जो भी पॉपुलर हो जाता हूं उनकी मिमिक्री करने की कोशिश करता हूं, माँ सरस्वती मुझसे करवा देती है। एक बाबा इन दिनों बहुत वायरल हो गए हमारे देश में, बाबा बागेश्वर वाले। और क्योंकि हम सनातनी है तो हमारा खुला समर्थन तो उनको है ही, लेकिन हो सकता है ईश्वर ने मुझे ही चुना उनकी मिमिक्री करने के लिए भी। मैंने देखा सर, सपना देखा, बाबा जी अपनी कथा सुना रहे हैं। बाबा जी को तो आप सब जानते हैं, पर्चा बना देते हैं भाई साहब पहले ही, कहां से आया है, क्या किया है, क्या करेगा, क्या भरेगा, कब मरेगा, बाबा जी सब पर्चे पे लिख देते हैं। तो मैंने सपने में देखा बाबा जी कथा कर रहे थे, सामने फंस गए केजरीवाल जी, और बाबा जी ने उनका पर्चा बनाया लंबा चौड़ा। आपको मजा आ जाएगा कि सही आदमी का पर्चा बनाया तो फिर तालियां पीछे तक जो बैठे हैं उनकी सबकी चाहिए। बाबा जी की कथा शुरू हुई, आप आनंद लेना। जय श्री राम। भैया 2 मिनट रोक दो इसको, भाई 2 मिनट रोक दो उसको, वापस भेज दो, ये बाबा का श्राप लगेगा। ये बेटा रोक दे वरना तेरा भी पर्चा बना देंगे। हाँ हाँ, वापस चले जाओ, वापस। एक बार तालियां थोड़ी सी बजाइए प्लीज। आपको लगेगी धीरेन्द्र शास्त्री जी बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, और वो आ गए हैं तो फिर आनंद लेना, आप उनके पर्चे पे मजे लेना। बाबा जी की कथा शुरू हुई। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने से आगे, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूं, क्या सवाल मन में लेकर के आए हो। बाबा ने पर्चा बना रखो तुम्हारा पहले ही। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूं, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे परेड भी नहीं करने देता। बाबा जी मैं देश का पीएम। बाबा ने पर्चा बना रखो, देखो बाबा ने पहले लिख रखा इस पे, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1। एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए इमामों की चमचागिरी करेंगे, उनको सैलरी देंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारे। हाँ 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 हाँ। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है। हर हर मोदी घर घर मोदी। और क्योंकि कविता के लिए बुलाया है, टाइम बहुत कम है, बहुत बड़े बड़े कवियों को सुनना है, मात्र 4 पंक्तियां मैं सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। अपनी जिम्मेदारी, अपने निर्वहन की पंक्तियां, बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन क्योंकि मैं युवा पीढ़ी में हूं, इस समय युवा अवस्था में हूं, तो यूथ को जो संदेश देना चाहिए मुझे, आदरणीय जगदीश मित्तल जी ने इतनी बड़ी संस्था बनाई, राष्ट्रीय कवि संगम, घर घर अलग जगाई, यूथ को कविताओं से जोड़ा, लोगों को कविता ग्राम ग्राम में कविताओं से जोड़ा। तो हमारे कवि सम्मेलनों में हिंदी के साथ सबसे ज़्यादा नुकसान किसने किया है सर। किसी भी देश को बचाना है तो उसके देश के कल्चर को बचाना, संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है, और वही अग्रवाल समाज कर रहा है। आज पूरे देश की संस्कृति, सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं सब अग्रवाल समाज के जरिए ही होते हैं। तो मैं अग्रवाल समाज के मंच पर खड़ा होकर हिंदी का सबसे ज़्यादा नुकसान किसने किया, मैं आपकी तालियां चाह के अपना स्थान लूंगा। अंग्रेजी में बजाते गाल पीटते हैं थाल, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। जो हमारे युवा बैठे हैं वो सुने। अंग्रेजी में बजाते गाल पीटते हैं थाल, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। धन्यवाद और याचना भी अंग्रेजी में ही, क्षमा तक अंग्रेजी में ही थमा रहे हैं। हाय बाय होती अंग्रेजी में ही सारा दिन, बचपन अंग्रेजी में ही समा रहे हैं। और हिंदी से किया है विश्वासघात उन्होंने ही, रोजी रोटी यहां हिंदी से जो कमा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। एक बार जरा तालियां भरपूर बजा दीजिएगा। दीपक ने, जैसा मैंने आपको बताया कि वो कवि भी है, कलाकार भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट आते हैं, वो केवल आवाज़ निकालते हैं, लेकिन दीपक उसकी स्क्रिप्ट भी खुद लिखते हैं और उसमें कंटेंट लेकर आते हैं। तो ये एक अनूठी बात है। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
उन्होंने तमाम राजनेताओं का जिक्र किया और अपने ढंग से आपके मन तक हास्य भी पहुंचाया, विनोद भी पहुंचाया। मुझे क्रम आगे बढ़ाना है। मैं अब उस अति विशिष्ट कवयित्री को आमंत्रित करना चाहता हूं आपके बीच, जिन्होंने मां सरस्वती की वंदना आपके सम्मुख प्रस्तुत की। और ये मान लीजिएगा कि प्रियंका राय यदि यहाँ हैं तो देश की मिट्टी की भी बात करेंगी और आपसी संबंधों की भी बात करेंगी। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आवाज देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूं। ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को अब आवाज देता हूं। एक ऐसी बिटिया जो संवाद करना चाहती हूँ, मौन का अनुवाद करना चाहती हूँ। जब सभाएं मूक हो धृतराष्ट्र की, कृष्ण सा प्रतिवाद करना चाहती हूँ, कृष्ण सा प्रतिवाद करना चाहती हूँ। इसी संकल्पित भावना के साथ भारत माता को प्रणाम करती हूँ, माता धरती को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को पुनः स्मरण करते हुए 4 पंक्तियाँ सर्वप्रथम माँ के लिए पढ़ती हूँ, सभी माँ के लिए पढ़ती हूँ। सुनेगा। जिंदगी शर्तों की मोहताज नहीं होती है, दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है। मुझसे रूठे हैं ये खुद गर्ज जमाने वाले, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है। भाई बहुत अच्छे है जो नाराज नहीं होती है। और मंच पे भी मेरे सभी पिता समान मेरे श्रेष्ठ ज्येष्ठ कवि बैठे हुए हैं। यह पितृपक्ष चल रहा है, हम महाराजा अग्रसेन जयंती मनाने आए हैं। 4 पंक्तियां मैं पिता के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, बाबूजी के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ। सुनेगा। हाँ बेटा। स्वप्न कितने जो आँखों में पलता रहा, हंस के घर से सदा वो निकलता रहा। वो सफर में बहुत थक गया था, मगर अपने बच्चों के खातिर वो चलता रहा, अपने बच्चों के खातिर वो चलता रहा। और मैं बनारस उत्तर प्रदेश से आप सबके मध्य हूँ। मैं अपने परिचय की पंक्तियों से आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ। अग्रिम पंक्ति में महनी उपस्थिति होती है, मैं पीछे तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हूँ। सुनिएगा। मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है। हो भाग्य मेरा, मुझको इस भारत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, गंगा की अमिट कहानी हूँ। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तन घाट बनारस के जैसा, मन पावन गंगा का जल। अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल। मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए कबीरा की अमृत बानी हूँ। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया, वह झांसी वाली रानी। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया, वह झांसी वाली रानी। है शौर्य। और मैंने एक छंद लिखा, आदरणीय पवार जी की उपस्थिति होती है। हम कवियों के लिए जितना गर्व का क्षण होता है वह मंच साझा करना, उतना ही हमें एक तनाव, एक दर्द भी लगा रहता है हमें पढ़ते समय। मैं एक छंद, इस छंद को लिखने के पीछे इतनी सी भूमिका कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तब उसकी भी पृष्ठभूमि में माँ गंगा थी, और आज भी जो कुछ बदलाव हो रहा है इस परिप्रेक्ष्य में, उसमें भी काशी है, माँ गंगा है। तब अपने काशी के सम्मान में, भरत वंश के सम्मान में एक छंद पढ़ती हूँ, आदरणीय प्रवीण जी की संचालन में। सुनेगा। हर हर बम बम बोल रही काशी, शिव शंभु विश्वेश्वरैया की जय हो। धर्म के साथ खड़ी इस युग में भी पावन गंगा मैया की जय हो। हमने विरुद्ध जो छेड़ी या धर्म के हर गीत छंद, सवैया की जय हो। जय हो अयोध्या में राम लला की, तो मथुरा में कृष्ण कन्हैया की।
मथुरा में कृष्ण कन्हैया की जय हो, मथुरा में कृष्ण कन्हैया की जय हो। राम राज्य के समर्थक, महादानी, समाजवाद के प्रथम प्रणेता, अग्रोदय वंश के प्रणेता महाराजा अग्रसेन के चरणों में मैं अपने शब्दों के माध्यम से कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। अग्र बंधुओं के पितृ समक्ष हैं, समान हैं हमारे अग्रसेन महाराज जी। मैं उनके चरणों में एक गीत का एक बंद मंच से अनुमति चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। तेरे चरणों में वंदन करने को आए आज अग्रसेन महाराज, मेरे अग्रसेन महाराज। ऐसे नहीं, तालियां बजाइए। तेरे चरणों में वंदन करने को आए आज अग्रसेन महाराज, मेरे अग्रसेन महाराज। जन कल्याण में आगे रहना अग्रसेन जी का है कहना, अग्र शब्द का मान बढ़ाना, पर पीड़ा को मिलकर सहना। विश्व पटल पे मानवता का, विश्व पटल पे मानवता का गढ़ना नया रिवाज अग्रसेन महाराज, मेरे अग्रसेन महाराज। अग्रोहा की पावन धरती खुद पे आज है गर्व है करती, सूरज सा तुम तेज समेटे और बुराई थर थर डरती। एक रुपया एक ईंट से, एक रुपया एक ईंट से जोड़ा सकल समाज अग्रसेन महाराज, मेरे अग्रसेन महाराज। भीड़ पड़ी दुनिया पे भारी, आ जाओ फिर बन अवतारी, अपना खड्ग निकालो प्रभुवर, देख रहे हैं सब नर नारी। धर्म धरा पर बना धरोहर, धर्म धरा पर बना धरोहर, पूर्ण कर दो काज अग्रसेन महाराज, मेरे अग्रसेन महाराज, अग्रसेन महाराज मेरे। एक बार पूरा सदन तालियां बजाए महाराजा अग्रसेन के श्री चरणों में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। गीत सुना दो बेटा। हाँ, मैं एक छंद जो मुझे बहुत प्रिय है, आपको भी अच्छा लगेगा, और फिर एक गीत पढ़ देती हूँ। हाँ। शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मुछ गर्व से समारे गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद। और महिला मंडल की हमारी माताएं, मेरी बहनें उपस्थित हैं। एक छंद में आप सबको समर्पित करती हूँ, आपके नेह को समर्पित करती हूँ कि निज मातृभूमि की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाड़ी रानी जैसी स्वाभिमानी लिख दूंगी। राज धर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो जो शौर्य लिखने को झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। और एक गीत, चूंकि हमें यह विदित है कि महाराजा अग्रसेन रघुकुल से हैं, मैं एक गीत राम जी को समर्पित करती हूँ। हमें यह भी पता होना चाहिए कि महाराजा अग्रसेन महाभारत के युद्ध को लड़े थे 15 वर्ष की एक अल्प आयु में। मैं चाहती हूँ कि एक जोरदार तालियां पूरा सदन बजाए और मैं एक गीत पढ़ देती हूँ। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। जीत गया है सत्य
के सनातन विजय अयोध्या धाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की। त्रेता का वनवास सहे और कलयुग की अवहेलना, अपनी ही धरती पे राम को क्या क्या पड़ा न झेलना। प्रश्न चिन्ह के क्रूर कटघरे तक प्रभुवर को ले आए, कोर्ट और कचहरी के ने ही चक्कर लगवाए। कार सेवकों को आशा थी, कार सेवकों को आशा थी इसी सुखद परिणाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की। जितनी पीड़ाएं हमें, आपको और हम सबको हुई, उससे कहीं ज्यादा पीड़ा मां सरयू के घाटों ने देखा, अयोध्यापुरी ने देखा। तब पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा। कितने ही अपमान सहे हैं पावन सरयू घाट ने, भक्तों की थी नींद उड़ा दी झीनी निर्मम टाट ने। बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। सदियों याद रखी जाएगी, सदियों याद रखी जाएगी स्मृतियां संग्राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के। और यह पंक्तियां जिसे मैंने शिव शब्द दिया है, यह पूरे भाव मेरे बाबूजी द्वारा है। यह पंक्तियां बाबूजी ने लिखवाया कि इसे ऐसे क्रमबद्ध करो। प्रवीण जी तब पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा अनिल भैया, सुनेगा। कि मंदिर गिरना मंदिर बनना सब प्रभु राम की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं। निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। राघवेंद्र रघुनाथ रमापति रघुपति राजा राम के। गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की। और अर्जुन भैया, इन पंक्तियों में मैंने उन हुतात्माओं को सहेजने का प्रयास किया है। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि मैं 492 वर्षों के इस धर्म युद्ध को इन पंक्तियों में सहेज सकूं, पर पूरे समर्पण, पूरी आस्था और माँ गंगा को अपने हाथों में, अपने भाव में रखते हुए मैं उन हुतात्माओं को याद करती हूँ। स्वागत 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 स्वागत। कोठारी बंधु के त्याग को किंचित नहीं भुलाएंगे। जब भी भगवा ध्वज फहरेगा हमें याद वह आएंगे। विज्ञ ऋतंभर रौद्र रूप धर उमा भवानी के जैसी। धर्म युद्ध में कूद पड़ी थी उस मर्दानी के जैसी। विनय अशोक अटल छवि सोहे, विनय अशोक अटल छवि सोहे। कृष्ण रंग अभिराम के। गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम के। गर्व से बोलो राम के। और गीत का आखिरी बंद, और मैं अपना स्थान ले लूंगी। या पूजा की पंक्तियां या समर्पण की पंक्तियां मैं चाहती हूं कि पूरा जगाधरी जगदीश की इस वंदना में मेरे साथ सम्मिलित हो जाए, तब आखिरी पंक्तियां पढ़ती हूं।
कि जगत गुरु रघुकुल के नायक सकल सृष्टि के ज्ञाता है, करुणा के अवतार राम ही सबके भाग्य विधाता है। कौशल्या सुत दशरथ नंदन जनक सुता भरतार की जय, जय हो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महावीर अवतार की जय। जगत नियंता रावण हंता, जगत नियंता रावण हंता, महिमा हरि के नाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम। ऐसे नहीं, पूरा सदन हाथ ऊपर करेगा। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम के, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम के, बहुत अच्छे, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं भारत की आन बान सम्मान की खातिर जीती हूँ, मुरझाए चेहरों पर मैं मुस्कान के खातिर जीती हूँ, जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर, सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर जीती। बहुत धन्यवाद बेटा। यहाँ एक भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की खातिर जीता है, सब हिंदुस्तान वाले ही बैठे हैं बेटा। बस अंतर इतना है कि तू गंगा जी से आई है और ये देशद्रोहियों को गंगा जी तक पहुंचा के आते हैं। काम ये भी वही कर रहे हैं जो तुम कर रही हो, इनका करने का तरीका अलग है। अब कवित्री आती है तो अग्रवाल साहब ये होता है कि कोई श्रृंगार या कुछ ऐसा सुनाएगी, लेकिन ये आई, इसने भी देश का गौरव गान किया और अपने ढंग से किया, बहुत अच्छे ढंग से किया। अन्यथा कई बार वीर रस के ऐसे कवि आते हैं, वो आएंगे तोड़ दो फोड़ दो, पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ दो, इन्हें फांसी पर लटका दो, खुद कुछ नहीं करते हैं वो, उनका एजेंडा दूसरे से रहता है, तुम ऐसा कर दो। मैं कई बार ऐसे लोगों को समझाता हूं कि देखो हरियाणा आओ, जगाधरी आओ, बाबूजी मित्तल साहब के शहर में आओ, अग्रसेन जयंती पर आओ, तो कोई तनाव नहीं होना चाहिए। हरियाणा वो प्रदेश है और हरियाणा में भी अग्रवाल समुदाय जो तलवार का काम भी प्यार से करना जानते हैं। मैं आपको बाबूजी बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। अभी पिछले दिनों वो यमुनानगर के पास गांव में दंगल हुआ, एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर मुझे हरा कर दिखाए। अगले का डील डॉल खली बली जैसा, देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए, बोले भैया वो जो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं, 82 वर्ष के अनुभवी आदमी, हमारे जगदीश मित्तल जी जैसे पूरे देश दुनिया घूमने वाले, उनसे इलाज पूछो। उनके पास गए, लाला जी अनुभवी आदमी थे, बोले भैया इमरजेंसी कंडीशन है, खुद चल के इलाज करूंगा। अखाड़े में आए, पहलवान से बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया, चाचा उम्र देखो 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, जिंदगी भर ऐसे ही निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। बात का आनंद लेना दोस्तों, और जो ये वितरण कर रहे हैं ये जल्दी से जल्दी कर लें, मेरी बातचीत में कर लो, अनिल अग्रवंशी के समय पे मत करना। तो बोले कि मैं करूंगा इलाज। लड़कों ने कहा चाचा उम्र देखो 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, जिंदगी भर ऐसे ही निपटाएं। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत पहलवान की गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। तालियां कम बजाई हैं आपने, ये ज्यादा ताली बजाने वाली बात थी। इसको कहते हैं साहित्य की भाषा में अहिंसक देशभक्ति। है तो बाबूजी देशभक्ति, पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा इसमें, कुछ भी कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, थाना नहीं, मुकदमा नहीं, काम वही हो रहा जो होना चाहिए। और इसका एक नया नाम आज से निकाल रहा हूं मैं, अहिंसक देशभक्ति नहीं, अग्रसेन देशभक्ति। यह अग्रवाल देशभक्ति है। भाई बिना झगड़े के टंटा निपटा तो टंटा नहीं बटना चाहिए। पहलवान ने तिरछा होकर देखा उसकी तरफ नजर घुमा के, तो सेठ जी ने एक बात और बोल दी,
साले 100 कुश्ती लड़के भी जिंदगी में 10 लाख नहीं कमा सकता। भाई ने पूरे हरियाणा की तरफ से गाली दे दी, हम जिंदा बैठे और हमारे गांव की नाक काटने आया। सेठ जी की बात सुन के पहलवान की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई। लाला जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनके घर पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए, अब मोहब्बत चाहूंगा मैं आपकी, यदि बात समझ जाए। सेठ जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। तालियां जरा जोरदार बजा दीजिए एक बार। ये दाव है साहब, जिसका लग जाए। आज तो सबका ही लग रहा है। प्रियंका तक ने मारा घुमा के धोबी पाट, आज सबसे बाद में तालियां बजवाई। उससे पहले वो रिश्तों की बात कर रही थी, बता रही थी कि मैं पिता के बारे में 4 पंक्ति सुना रही हूँ। मेरे पिता जैसे लोग बैठे हैं। रिश्ता केवल ये मत मानिए आपकी पिता का माँ का ही होता है, रिश्ते बहुत सारे होते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली में एक लड़की ने पब्लिक स्कूल में मैडम से कहा, मैडम क्लास के जितने भी लड़के हैं सारे के सारे मुझे बुआ जी कहकर चिल्लाते हैं। भाई बुआ भी एक रिश्ता ही है ना। मैडम गई क्लास में, बोली जितने भी से बुआ जी बोलते हैं सब खड़े हो जाएं। सारे खड़े हो गए, एक था भिवानी का, वो बैठा रहा मस्त। मैडम ने कहा तू इसे बुआ जी नहीं बोलता? बोला जी बिल्कुल नहीं बोलता और नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो पूरी क्लास का फूफा लगता हूं। तो ये भी है तो एक रिश्ता ही। और आप ये मत मानो सब बुआ का इसका ही रिश्ता होता है। एक और बड़ा रिश्ता है, वो है सास और दामाद का। वो हमारे यहां लखनऊ में एक सास 4 दामाद थे उसके। सासू ने सोचा दामादों की जरा परीक्षा लूं, कौन सा दामाद कितनी मोहब्बत करता है। सबसे बड़े दामाद को लखनऊ में गोमती नदी के किनारे लेकर गई और सासू गोमती नदी में कूद गई। पीछे पीछे दामाद भी कूद गया, वो सास को बचा लाया। सासू ने उसे होंडा सिटी कार गिफ्ट कर दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेकर गई, नदी में कूद गई, वो भी बचा लाया। उसे मारुति जैन कार गिफ्ट कर दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेकर गई, नदी में कूद गई। उसने सोचा सासू मर ना जाए, वो भी बचा लाया। उसे हीरो होंडा मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दी। चौथे दिन चौथे दामाद को लेकर गई, वो जगाधरी का रहने वाला था। सासू जैसे ही नदी में कूदी, जगाधरी का आदमी, दामाद अनुभवी अग्रवाल, उसने तुरंत अपना गणित लगाया। बोले सासू होंडा सिटी कार से चली थी, मारुति कार से होते होते हीरो होंडा मोटरसाइकिल तक आ गई है, तुझे तो साइकिल मिलेगी। इसके चक्कर में जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है। पट्ठा कूदा नहीं, बुढ़िया डूब के मर गई। अगले दिन ससुर ने उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट कर दी। तालियां जरा जोरदार बजाइएगा मस्ती वाली। मैं जिस कवि को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं वो उसी मर्सिडीज कार में बैठकर आया, और नाम उसका अनिल अग्रवंशी है। वो मर्सिडीज में इसलिए चलता है क्योंकि सास बहू के किस्से तो अलग हैं, लेकिन उसके हिस्से आप सबकी मुस्कुराहट आई है। हास्य रस का एक अद्भुत कवि, मेरा बहुत प्यारा कवि, और इन दिनों ऐसा रचनाकार जिसका नाम मुस्कुराहट के पर्याय के रूप में पूरी दुनिया में गुंजित हुआ है। कहीं कहा गया कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। और मैंने कभी 4 पंक्तियां में पढ़ा करता था, आज बहुत दिन बाद पढ़ रहा हूं अनिल के लिए, कि आदमी बदहाल खस्ता है हमारे देश में, खून महंगा पानी सस्ता है हमारे देश में। अब वकीलों अफसरों या लीडरों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। ऐसे समय में भी जो आपको मुस्कुराहट बांटते हैं, जरा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनिल अग्रवंशी। मां सरस्वती को नमन करता हूं, महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हूं, मां लक्ष्मी जी को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 4-5 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, रहने ही दी, यूं नहीं बजा दें।
वाह वाह, क्या बात है। बढ़ा कुछ, बढ़ा दे, मतलब कुछ तो कर। हरियाणा का आदमी आया है तो कुछ घटा घटा, वही कर दे जहां था। नहीं बेटा, ये तो मैंने इसलिए कराया है, हम कविता पढ़ रही है, ताली बजा रहे, तू खाली बैठा है। मैं खाली नहीं बैठने दूं तने मोदी के राज में। हाँ, कुछ ना कुछ करता रहे। बजाओ मिलकर एक बार ताली साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। वाह, क्या बढ़िया मस्ती से सुन रहे हो। मेरी तारीफ करी अनिल अग्रवंशी, देश के राष्ट्र के कवि, देश के कोने कोने में गए। जितनी बात बताई बाबूजी, कोरी झूठ बोल रहा है ये। मैं आज तक कोने में नहीं गया, मैं बताओ किस लिए कोने में जाऊं मैं। ये सारी जो भी बात बताते ना, कभी कोई मतलब कोई जरूरी नहीं सारी में तंत हो, लेकिन मस्ती है। हरियाणा की बात कर रहा, हरियाणा का आदमी तो वैसे ही मस्त होता है। वो 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी, एक उत्तर प्रदेश की लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। एक मनचला घुरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। अब तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना और हरियाणा की मस्ती का आनंद लेना। 3 लड़कियां खड़ी, लखनऊ, दिल्ली, हरियाणा, मनचला घुरता हुआ आया, पत्थर पे पांव लगा, नीचे गिर गया। तो पहली लड़की के कमेंट्स, लखनऊ है ना अदब वाला शहर है जरा, ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का, मारे हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये है हमारा हरियाणा, सब कुछ मस्त है जी हमारे यहां, कोई टेंशन किसी बात की नहीं है। और वह टेंशन हो भी क्यों, सारी दुनिया टेंशन में बैठी है। इसका ईको कब कर दे भाई, तो थोड़ा ईको बंद है तो जा फिर कुछ तो कर। लेकिन दोस्तों, ये इतना बढ़िया कवि सम्मेलन, ये बहनें बैठी हैं, क्या चेहरे पर मुस्कुराहट है। और वो एक बहन जी तो इतना तालियां बजा रही हो, बहन जी आपका कोई मुकाबला नहीं, सबसे तगड़ा हीरो का सेट आपने ही पहना हुआ है। इतना तगड़ा सेट किसी लुगाई ने नहीं पैर रखा है जितना आपने पैर रखा है भाई साहब। जो ताली बजाई इन बहन जी ने, कमाल ही कर रखा है भाई साहब, हद कर रखी है। आज महिलाओं का दर्जा क्या देश के अंदर भाई साहब, महिलाओं को इतना सा भात दे दो, इतने से चावल दे दो, पूरे परिवार को खाना खिला देती हैं। इतना बड़ा दिल होता महिलाओं का। इतना सा आटा दे दो, इतनी सारी रोटियां बना के पूरे परिवार को खिला देंगी, ये उनका बड़ा दिल होता है। इतनी सी टेंशन दे दो, नाश कर देगी कटी खड़िया, उसको बड़ा बना देगी। ये हमारे महिलाओं की शक्ति है। क्या खुश हो रही है बहन जी हमारी, अद्भुत लोग हैं, अद्भुत। और ये तो इतनी शांति से सुन रही है। हमारे हरियाणा की लोग इतनी देर चुप बिठा दो, कहां की रोहतक तरफ की भाई साहब, खड़िया नाश हो जाए कति। सच बता रहा हूं मैं। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दे। बोले यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार इस सड़क पे हेलीकॉप्टर में बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी बोलने के लिए। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज होया पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा, मां तू ही कुछ बोल। मां बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। कर लो बात कर लो। बहुत अच्छे। टेंशन भाई साहब हर जगह बिखरी पड़ी है, टेंशन क्यों ले रहे हैं हम। सिंगला साहब कहां, अश्विनी सिंगला जी कहां बैठे हुए हैं, आप ही हो क्या। ओहो, मैं 1 घंटे से इन्हें नमस्ते करे जा रहा हूं। अच्छा वो बता नहीं रहे मैं सिंगला साहब नहीं हूं, वो भी नमस्ते लिए जा रहे हैं मेरी। वो सारी नमस्ते वापिस दो इनको। हाँ अच्छा सर आप हो, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल आप तीनों सर मेरे को इतने अच्छे लग रहे हो। हमारा दिल्ली में 70 सीट है विधानसभा की, 67 केजरीवाल ले गया, कितनी बची। वो ऐसे ही बैठे रहते विधानसभा में, तीनों के तीनों ऐसे ही बैठे रहते भाई साहब, सच बता रहा हूं मैं। कुछ नहीं करना धरना। ये बहन जी क्या खुश है, वाह वाह वाह, बढ़िया मस्ती है। टेंशन फैल गई हर जगह, हर जगह टेंशन है सर। क्या दिन नहीं देखे हमने कोरोना में सर, बहन जी क्या दिन नहीं देखे कोरोना में। भाई साहब साथ बैठे हैं ना, तो हंस तो लो, ऐसा क्या जुलब हो गया, लुगाइए तो बैठी है। इतना भी डरना ठीक नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं जानता हूं कोरोना गया, कोरोना में क्या दिन नहीं देखे साहब, क्या टेंशन नहीं देखी। हमारे अपने लोग घर में से चले गए। सबसे बड़ी मजबूरी, सबसे बड़ी दुख आपके चेहरे से झलक रहा है सर। 2 साल तक वही लुगाई देखी सवेरे से शाम तक। क्या विडंबना थी भाई साहब, सवेरे सवेरे काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया था। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। भाई साहब पकोड़े खाऊंगी, पकोड़े खाऊंगी। मैं क्या पकोड़े खाएगी, बाहर मोदी लठ मार रहे हैं।
बेसन लेकर आ, बेसन मेरे से बोली, बेसन लिया, पकोड़े खाऊंगी, लुगाई भाई सब सच बता रहा हूं, पकौड़े खाऊंगी, बेसन लेके आ। मैं बाहर, मोदी जी लठ मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तू ये काम मत कर। पर लुगाई की बात कौन टाल दे सकता भाई साहब। मैं बाबूजी बेसन लेने गया था, सच बता रहा हूं, सूजी लेके आया, मार मार के सुझा दिया पुलिस वाले ने, दे लठ पे लठ, दे लठ पे लठ। बोली ले आया, मैं हाँ लाया हूं सूजी, बना ले हलवा। एक बार सारा सदन हाथ खड़े करके तालियां बजाओ साहब, क्योंकि ये महाराजा अग्रसेन जी का कार्यक्रम है। और यही मस्ती तो चाहिए साहब, यही तो चाहिए, चेहरों पर मुस्कुराहट। टेंशन किस लिए रखेंगे? महाराज अग्रसेन जी की संतान है, हरियाणा के लोग हैं। और साहब टेंशन होनी भी नहीं चाहिए। हर आदमी टेंशन में बैठा, दुनिया दुखी है टेंशन में। परसों ये प्रवीण शुक्ला बैठा टेंशन में, बरसात के मौसम में। अरे मैं टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई बारिश हो रही है। अरे मैं बारिश हो रही है तो खुश हो, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मौसम विभाग ने बताई थी बूंदाबांदी होगी। अरे मैं कहा बूंदाबांदी होगी तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मैं ये देख रहा हूं इसमें बूंदा कौन सी है और बांदी कौन सी। कर लो, किसकी टेंशन दूर करोगे? हर आदमी टेंशन में। मैं सच बता रहा हूं बाबूजी, मैं 1 महीने पहले, सर आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, सुनो मेरी बात। 1 महीने पहले मैं अपनी लुगाई के साथ पार्क में चला गया। पार्क में, अब मैं इंटरनेशनल कवि हूं, तो एक महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली, सुंदर सी महिला ने कर ली, भाई नमस्ते भाई इंटरनेशनल कवि है। आज 1 महीना हो गया लुगाई को टेंशन लिए हुए। बता कौन थी, बता कौन थी, मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। हर आदमी टेंशन में बैठा है, टेंशन होनी नहीं चाहिए साहब। ये हमारी महिलाएं बैठी हैं, मैं नमस्कार करता हूं सर, हमारे यहां कोई टेंशन नहीं है। मैं तो अभी मेट्रो में बैठ गया, ताऊ मिल गया, मेरे से बोला अरे छोरे बलबीर का है। मैं ताऊ, मैं बलबीर का को नहीं, पर ताऊ के कहां चैन। अरे बोला बलबीर का है, मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का को नहीं, पर ताऊ तो हरियाणा का था। अरे बोला बलबीर का है, मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, तू नहीं लागता है बलबीर का। आदरणीय कंवरपाल जी कहां बैठे हैं? अच्छा वो भी आप ही हो क्या? मैं सर सच बता रहा हूं, मैं इन्हें समझ रहा हूं, जब से इन्हें नमस्ते करे जा रहा हूं ये ले ही जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। लेकिन ये मत समझो मैं कंवरपाल जी को नहीं जानता, आज से जान पहचान नहीं है सर मेरी कंवरपाल जी से। आप मत बताओ सर, 1912 से जानता हूं मैं कंवरपाल जी को, पिछले जन्म की ऐसे मत देखो घूर के, पिछले 1912 से जान पहचान है मेरे को, उस टाइम की बात है। क्या 1947, 1856, इसको कहां झांसी की रानी है, मैं बता रहा हूं। 1857 में झांसी की रानी की लड़ाई हुई ना, झांसी की रानी के पीछे एक बच्चा नहीं बन रहा था, बड़ा होके। तो 1912 से जानता हूं, पूरे सदन की तालियां हाथ खड़े करके चाहता हूं मैं साहब। एक प्रकरण सुन लो पहले 1912 का। सर बैठे हमारे मंत्री साहब, एक अंग्रेज बैठा, ये दोनों बच्चों, अच्छा आ गए क्या, भेज दिए? आ जा बेटा, शाबाश मेरे बच्चे आ जाओ, हाँ तुम ही करोगे देश का नाम रोशन, आ जाओ आ जाओ। 2 मेडल ओलंपिक में जीते हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने, ओलंपिक में 2 मेडल। आपको याद है हरियाणा की बेटियों ने जीते थे ओलंपिक में, लाज रखी हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने। आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई वहीं से। उसी दिन दिल्ली में केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक दिया। हर काम में मोदी। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। देश में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सर बैठे वहां, मैं बता रहा था 1912 की बात, तो एक पाकिस्तानी बैठा, एक चीनी बैठा, एक हमारे मंत्री साहब बैठे, मैं यहां बराबर में बैठा हुआ। तीनों कॉफी पी रहे सर, ये तीनों कॉफी पी रहे। अब कॉफी पी रहे तो तीनों का अंदाज देखो कॉफी पीने का। जैसी कॉफी खत्म करी पाकिस्तानी ने, कप हवा के अंदर उछाल के कप तोड़ दिया गोली मार के, ठा ठा। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते हम पाकिस्तानी, हमारा जलवाई कुछ हो रहा है। देखा सर ने, देखा वो कमाल कर दिया। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, जिस कुर्सी के ऊपर बैठा था कुर्सी हवा के अंदर उछाल के कुर्सी तोड़ दी, ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं हम चाइना के लोग हैं, हमारा जलवाई कुछ हो रहा है। मंत्री साहब, पूरे जगाधरी की इज्जत का सवाल, देश की इज्जत का सवाल, एक एक शख्स के हाथ खड़े करके तालियां चाहता हूं। जैसे कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी का ठा, दूसरी मारी चीनी का ठा। बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते।
अब जब से आए हैं मेरे को 3 टेलीफोन कर चुके हैं, अनिल यार मेरे साथ कॉफी पिएगा। मना यार ये निपटावांगे आज मन है, पर यही हास्य चाहिए। क्यों टेंशन रखिए साहब, अग्रवाल समाज भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हम टेंशन नहीं रखने लगे जीवन के अंदर। एक हॉस्पिटल ब्लैक पी रहे हैं तो ब्लैक में उसने निपटावा है, जिसका कलर ब्लैक जैसा हो तो देख लो थारा दोरा कौन बैठा है, मन ना कोई दिक्कत नहीं है। कॉफी के टाइम मेरे को निपटाते हैं ये, बस ये ब्लैक टी के टाइम मुझे नहीं पता किसको निपटाएंगे, लेकिन अद्भुत है साहब। एक बार तालियां बजा दो मंत्री महोदय के लिए, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे काम करे साहब, बयान दिए, बढ़िया बढ़िया बयान दिए। जब आए एक मस्ती का छंद सुनाता हूं, सुनिएगा कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, वाह, कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। वाह, मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे आदरणीय जगदीश मित्तल जी बैठे हैं और हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं हैं क्या खुश हुए हैं, खड़े होकर ताली बजाइए इस बात पे। इन्होंने ये लोग बैठे, एक और ने बजा दी खड़े होके, बैठ जाओ भाई साहब, ज्यादा खड़े होने से पैर भारी हो जाता आदमी का। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब इस कोल्ड रोमियो उत्तर प्रदेश योगी जी का बयान याद करके पूरा सदन ठाके चाहता हूं कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। क्या बात है, वाह वाह, अद्भुत। आज कोई मुकाबला नहीं मोदी जी का। बहुत अच्छे, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए सब जापान से। कितना? बैठ जा बेटी, तू भी गिरेगी फिर कोई उठाने आएगी तेरी मम्मी, बैठ जा। हाँ, मम्मी का यही काम है, बच्चों को भेज देती है मंच के आगे, फिर अपनी शक्ल दिखाने आ जाती है। नहीं, ये होता है अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, बच्चे तू जा, तू करिया। अच्छा भूख लग रही हो ना, माई मम्मी को बच्चे को भेजेगी, जा देखियो बेटा खाना खुल गया, दे दो ना बच्चे को गोलगप्पा। तो ये करते हैं ये लोग भाई साहब। बहन जी आप वही हो ना, पिछले साल आई थी जो गोलगप्पे वाले से नहीं लड़ रही थी, और पानी दे और पानी दे। ये करते हैं ये लोग, लेकिन अच्छी बात है, एक बार तालियां बजाओ। यही तो अग्रवाल समाज है, और यही चेहरों पर मुस्कुराहट चाहिए साहब। ये कॉपी पेस्ट का आविष्कार हमारी महिलाओं ने करा है। ये ऊपर वाले होठ पर लिपस्टिक लगाती हैं और 2 बार पप पप कर देती हैं, उससे हाथ की हाथ लिपस्टिक दूसरे पे। शॉर्टकट का माध्यम है ना जी। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला अबला। आज नारी को सबला कहते हैं। अबला किस लिए कहते थे, सबला आपको नहीं पता, मैं बताता हूं। अबला कहते थे पहले महिलाओं को। आज द्रौपदी मुर्मू, आप देखो क्या तरक्की कर ली महिलाओं ने, आज महिलाओं को सबला कहने लगे। किस लिए? इसलिए कि अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। बजाते रहो कुछ ना कुछ। हाँ, अच्छा कुछ महिला मैं देख रहा हूं तालियां नहीं, ये चल दी दोनों महिलाएं अपने गुलदस्ते लेके। इनको याद आ गया सबला, बर्दाश्त नहीं हुआ इनको, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। यहाँ चलो आ जाओ बहन जी। मारे हरियाणा की मैं बता रहा हूं भाई साहब, वो एक सास अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी। रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, वो चंदा हाथ छूट के नीचे पड़ गया। बुढ़ापे का शरीर था, अपने पोते को प्यार कर रही थी हरियाणा की महिला। अच्छा क्यों कर रही थी? जब तेरा बुढ़ापे का शरीर है तो वैसे ही कर ले, लेकिन माननी नहीं, पोते पे लाड आ गया। रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, वो चंदा हाथ छूट के नीचे गिर गया भाई साहब, उसके लग गई चोट। अब बहू आई, सास की, कलयुग की बहू, कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है। बहू कह रही है सास से, आज के बाद तू मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छटी हुई थी, जगाधरी की, अग्रवाल समाज की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे के हाथ नहीं लगाऊं, और तू मेरा पंकज मत छेड़ दिए। कहां बैठे पंकज भाई? ये बैठे भाई साहब। तो हरियाणा की मस्ती का कोई मुकाबला नहीं है। वो मैं बहुत बता रहा था ना अभी पीछे, क्या बात बता रहा था अभी?
सबला वो तो हो गई ना, उसके बाद कुछ बता रहा था मैं। सुनिएगा साहब कि रामदेव है, हाँ वो सुनिएगा साहब, एक 4 पंक्तियां और मस्ती की दे। पाकिस्तान को निपटाना था, पाकिस्तान को निपटाना था। 5 लोगों का चुनाव करा, बोले नंबर 1 बाबा रामदेव, ये निपटाएंगे। एक बोला यार बाबा रामदेव पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते, बोला यार निपटा दे, इसने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोले नंबर 2, बोले केजरीवाल साहब निपटा देंगे, बोला यार केजरीवाल पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते, बोले यार निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। नंबर 3 बोले मोदी जी को रख लो पाकिस्तान की लिस्ट में, 5 लोगों का चुनाव करना था, बोले रख लो मोदी जी निपटा देंगे। नंबर 4 बोले राहुल गांधी जी को। एक बोला यार राहुल गांधी बेचारा भोला भाला आदमी है, पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता, बोले यार निपटाएगा, इसने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी। और नंबर 5, अगर आपको यकीन हो, विश्वास हो कि कोई सच्चा कवि खड़ा है तो ताली बजा देना। बहन जी आप बता रहा हूं, 5वां आदमी, सर मंत्री महोदय मेरे को रखा सब पाकिस्तान निपटाने के लिए। अब ये आया था पाकिस्तान को निपटाया इसने, लड़की ने, हमारी बहन, कितना बढ़िया पढ़ा इसने, एक बार ताली बजा दो इसके लिए। उसने कितना बढ़िया यस ने पढ़ा, इसमें जाग गया। एक बार वीर रस ये बैठा यहाँ कोने में, पाकिस्तान को बोला मैं निपटाऊंगा। मैं क्या हो गया, बोला यार आज वीर रस जाग गया, देश के लिए कुछ करूंगा। मैंने कहा क्या, बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैंने कहा क्या हो गया, तेरे गलत वैक्सीन लग गई क्या? माना नहीं, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे मारा, बोली पहले पजामा बदल ले। ये लोग ऐसे ही करते हैं, कोई पता नहीं इनका कि रामदेव बोले यदि अपनी, इतनी शांति से सुन रही है बहनें हमारी, कमाल कर रखा है। बाबूजी परसों मेरा कवि सम्मेलन था, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। एक बार तालियां सब मिलके बजाओ। कितनी देर पढ़ना बता देना? 10 मिनट। कि रामदेव बोले यदि अपनी, एक आया दोस्त मेरे पे रोते हुए, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैं क्या हुआ, बोला रामदेव ने मरवा दिए। मैं तेरे दादाजी रामदेव ने कैसे मरवा दिए? बोले यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कोई पता नहीं भाई साहब। और हमारे तो बच्चे उस्ताद हरियाणा के, वो एक बच्चे से सवाल कर दिया भाई साहब मास्टर जी ने, बेटे कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा जगाधरी का था, बोला मास्टर जी मन्ना नहीं बेरा, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया, पर नू बेरा इसका नाश कौन करेगा। सब कुछ अंडरस्टूड है। और ये अद्भुत लोग हैं साहब। हमारे पंकज भाई बैठे हैं, ये रहे, आज से नहीं जानता भाई साहब मैं, 1856 से जान पहचान है। अभी बताया मेरे को, यहाँ पर पेमेंट की बात करी, इतने की पेमेंट। मैंने, मेरे को फोन करा, अनिल भाई कवि सम्मेलन है, क्या लेगा? मैंने कहा जो पवार जी ले उससे 5000 कम दे देना। बोले पवार 5 ही हजार ले रहे हैं, तू तो ऐसे ही आ जा बस। लेकिन तालियों की मैं एक विशेष बात बता देता हूं। अभी लोगों को था तालियां कम बज रही हैं, तालियां कम नहीं बज रही, ताली बहुत बज रही हैं। लेकिन तालियों का एक तरीका है। जितनी मेरी बहनें, राइट हैंड ऊपर खड़ा करो, एक बार करो, देखो कितनी अच्छी बहन है, करे ना, ये करो, एक हाथ उठाओ, दाहिना, हाँ। इसमें अपने पति की फोटो देखो, कल्पना करो कि मेरा पति है, और अब बजाओ ताली। देखो उस लुगाई ने कती है, दे ताली। अरे ये आदमी खाली बैठे भाई साहब उस कार्यक्रम में नहीं बजा रहे। बोले हम क्या करें? मैंने कहा आप बायां हाथ ऊपर करो, करना मंत्री महोदय एक बार। और कर दिया यार, ये तो बड़े काबिल मंत्री। हाँ, इसमें लुगाई की फोटो नहीं देखनी, इसमें उसकी देखनी है जिसने ब्याह कराया था। बजाओ हाथ खड़े करके ताली सारा सदन, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी क्या है साहब। टेंशन में गुजारने लगे हम जिंदगी, सारे लोग टेंशन में। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैं दुनिया मर जाएगी, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो, किस किस की टेंशन दूर करोगे?
कर ही नहीं सकते भाई साहब। और कोई महिलाओं को बेवकूफ समझे, भाई साहब समझ ही नहीं सकता। वो एक पति के मन में खोट था, वो एक पति के मन में खोट था। अरे रुक जा भैया, अरे बोरा शोर कर रहे हो भैया तीनों के तीनों, थोड़ा रुक जाओ, यहां तक आवाज आ रही है। वो एक पति के मन में बड़ा खोट, वो लुगाई के पास आया, बोला देख गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट 10,000 रुपया महीना देगी, हमारे तो घर में एक बंटू है हमारा बेटा, गवर्नमेंट हमें 10,000 रुपये दे देगी। पत्नी बोली हाँ हमारे तो एक बेटा घर में बंटू, गवर्नमेंट 10,000 दे देगी। पति के दिल में खोट था, बोला तू बुरा नहीं मानना तो एक बात कहूं, बोला बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी से। लुगाई बोली लिया, वहां से बच्चा लेकर आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आ गई तो बजाओ फिर। चार पंक्तियां बहनों के लिए कहना चाहता हूं और उसके बाद एक कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। साहब बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं हम, छोटी छोटी बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं। बच्चियों को गर्भ में नहीं मारें, ये अत्याचार, ये पाप ना करें। अग्रवाल समाज का ये पवित्र मंच जगाधरी, शायद मैं 1-2 बार पहले भी आया हूं, और आदरणीय जगदीश मित्तल जी, पूरे जगाधरी का जो नाम इन्होंने पूरे विश्व में किया है, शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम है। अपने पार्टी से जुड़े होने के अतिरिक्त एक कार्य जो उन्होंने किया, राष्ट्रीय कवि संगम, जिसके अधीन तमाम देश के कवि कविता पाठ करते हैं। राष्ट्र जागरण धर्म हमारा की अलग पूरे विश्व में जगा रखी है। मैं चाहता हूं एक बार सारा सदन आदरणीय जगदीश मित्तल जी के लिए तालियां बजाएं। साहब सभी कवियों को प्रेरणा स्रोत होते हैं वो। आज चार पंक्तियां बेटियों के लिए कहना चाहूंगा। साहब गर्भ में मत मारना बेटियों को। हरियाणा में और राजस्थान में तो ये परंपरा बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना बनाई, कवियों ने मंच से बोला, बहुत जागरूकता समाज में आई, तब जाके कहीं बात आई। वो चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। असंभव क्या है, कौन सा काम नहीं कर सकती जो लुगाई नहीं कर सकती। हर काम महिला कर सकती है, बस एक काम है जो कभी दमकल विभाग में आपने देखा होगा, फायर ब्रिगेड में कभी महिला काम करती हुई नहीं पाई जाएगी, बाकी सारे काम महिला कर सकती है। दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड स्टेशन में कोई महिला काम करती नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना लुगाइया का काम कौन है, ये तो लगा सके हैं बस। भाई साहब बहन जी बुरा मत मानना, ये ताली बजा रहे इनके घर में लगी पड़ी है, ये इसीलिए बात बताई थी मैंने सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मंत्री महोदय को आज से नहीं जानता भाई साहब, बहुत टाइम से मैंने बताया 1912 के। अभी पिछले दिनों बोले नहीं यार चाय पीने आ जा ऑफिस में, मैं चला गया तो मंत्री महोदय बैठे, इनका पी आया, उसका नाम दीपक है। दीपक बोले दीपक अनिल अग्रवंशी आए, इंटरनेशनल कवि है यार, कुछ चाय पानी ला। बोला जी वो तो मैं ला दूंगा पर मेरे को बहुत जरूरी काम से छुट्टी चाहिए। ये बोले देख छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत जरूरी काम है, इलेक्शन ऊपर से है, तू काम कर मन लगा के। बोला जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। अब ये मंत्री महोदय इन्होंने सोचा बहुत इंटेलिजेंसी से काम किया जाए, बोले एक सवाल का उत्तर दे दे छुट्टी दे दूंगा। अब वो इनसे भी आगे, क्योंकि मंत्री का पीए मंत्री से भी आगे होता है। इन्होंने उससे सवाल कर दिया, बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब इस बात का छुट्टी तक कोई लेना देना नहीं। बोले कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो भी इनता 1-2 कदम आगे था। बोला बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दी थी। बोले 1 हफ्ते की ले जा। बजाओ सारा सदन एक बार हाथ खड़े करके ताली साहब। चलो एक कविता अंतिम सुनाता हूं। माँ की एक कविता। दोस्तों आदरणीय जगदीश मित्तल जी बैठे हैं। हास्य के अलावा कुछ ना कुछ प्रेरणा और ज्ञान की बात होनी चाहिए, चाहे वो छंदों में हो चाहे वो हंसी में हो। बड़ा मुश्किल होता है छंद में हास्य पैदा करना, कविता में हास्य पैदा करना। आप जब तक मैं मंच पे खड़ा रहा आप आधे घंटे हंसते रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माँ सरस्वती ने मुझे इस लायक बनाया कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं दोस्तों। लेकिन एक कविता मैं आपको सुनाता हूं। तमाम जितने लोग बैठे, मेरे अग्रवाल बंधु, मेरे समाज की शान, और ये लोग चाहे वो युवा मंच हो, चाहे वो अग्रवाल और चाहे महिला मंडल, तीनों ने मिलकर जो आयोजन किया है मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। और पूरे देश में महाराजा अग्रसेन जी के जो कार्यक्रम होते हैं, और मेरे को गर्व है कि मैंने इस समाज में जन्म लिया, क्योंकि आज मेरा समाज जो कार्य कर रहा है वो हर समाज के अंदर वंदनीय है, आदर्श है। वो हमसे देखकर लोग, दुनिया आगे बढ़ रही है, सीख रही है कि अग्रवाल समाज जैसा कार्य हम भी करें। तमाम समाज बढ़िया काम करता है, लेकिन कुछ विशेषताएं हमारे समाज में जो ऐसी है जो दूसरे भी ग्रहण करते हैं। दोस्तों
एक कविता माँ के ऊपर सुनाता हूँ, अपनी बहनों को, वो माता बैठी है, उनको समर्पित करता हूँ। 7 साल का एक छोटा सा बच्चा, माँ मर जाती है, घर में कोई नहीं है, पिता हैं और कोई बहन भाई नहीं है साहब। क्यों कहना चाहता हूँ ये कविता, क्यों सुनाना चाहता हूँ? क्योंकि हमारा समाज दयालु है, अपने माँ बाप की इज्जत भी करता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी सच्चाई पता होने लगी कि दिन प्रतिदिन देश में वृद्धाश्रम बढ़ने लगे हैं। ये हमारे देश के लिए, जब विश्व गुरु की बात करते हैं मोदी जी, तो कहीं ना कहीं ये लानत की बात भी है कि हमारे देश में वृद्धाश्रम बनने लगे हैं। साधुवाद देता हूं उन लोगों को जो दूसरों के माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम बना रहे हैं, लेकिन लानत देता हूं कि जिनकी वजह से वृद्धाश्रम बन रहे हैं साहब। हमारा देश वृद्धाश्रम का नहीं है, या माँ बाप, ये अमेरिका नहीं है कि बड़े हो गए माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, बच्चों तुम कमाओ जाओ। ये हिंदुस्तान है। आज दूसरे देश परमाणु शक्ति से आगे हो सकते हैं, रूस इकोनॉमिक से आगे हो सकता है, चाइना हो सकते हैं, वो अमेरिका बम की पावर से आगे हो सकता है, जापान टेक्नोलॉजी में आगे हो सकता है। लेकिन अगर संस्कार और संस्कृति की बात करेंगे तो हिंदुस्तान का आज कोई सानी नहीं है साहब। पूरा विश्व हिंदुस्तान का अनुसरण करता है। ये मेरा देश, मेरा भारत। जब ऐसे बुजुर्गों का अपमान होता है, वो वृद्धाश्रम में जाते हैं, तो कहीं कवि का दिल रोता है। वही कविता आपके समक्ष सुनाता हूं साहब। 7 साल का बच्चा, मां मर जाती है, कैसे अपनी मां को मिस करता है। केवल आपकी भावनाओं को सिर्फ झंझोरता हूं। सुनिए बहन जी, आपको आपका आशीर्वाद चाहता हूं, प्लीज जी सुनिएगा साहब। काश मेरी भी मां होती, काश मेरी भी मां होती, तो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी मां होती। रोता उसका दिल बच्चे का कि मेरी मां होती। और बच्चे पेरेंट्स मीटिंग में अपनी मां को ले जाते हैं, मेरी मां साथ नहीं जा पाती, है ही नहीं। टिफिन दूसरे की मां देती है, बच्चे डिब्बा खोलते हैं, उसके घर से कोई टिफिन नहीं आया क्योंकि मां नहीं है घर में। दोस्तों, शरारत करते हैं बच्चे। अब ये 2 बच्चे आगे खेलने को आ गए, इनको पता इनकी मां बैठी है। उसे लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा आंचल ही नहीं है जो मेरी रक्षा कर दे। तो मां का दर्जा बताता हूं, मां की अहमियत बताता हूं साहब। बच्चा कैसे रोता है कि कल जब, बच्चा कैसे रोता है कि अब ना किसी की आंख का तारा, अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए। बिन माँ बाप के बचपन सूना, बुझ गई ममता की ज्योति। काश मेरी भी मां होती। भाई अनिल जिंदाबाद। अनिल, मैं 10-15 वर्षों से मंच पर हूं, हजारों कवि सम्मेलन कर चुका। परसों पहली बार ऐसा मौका मिला कि आदरणीय पवार जी भिवानी में थे, प्रवीण शुक्ल भिवानी में थे, और अनायास ही मैंने ये कविता सुनाई तो पवार जी ने पूरे मंच के आगे ये घोषणा करी कि अनिल ने बहुत अच्छा गीत लिखा। और दोस्तों, आज वो खबर भिवानी के कवि सम्मेलन की जो पंक्तियां थी, काश मेरी भी मां होती, वहां के अखबारों में फर्स्ट लाइन बनकर आई। तो मुझे अच्छा लगा कि आज हमारा समाज इस प्रकार की कविताएं भी पसंद करता है दोस्तों। और तमाम लोगों के चेहरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं खुद भावुक हो जाता हूं साहब इस कविता को पढ़ते पढ़ते। क्योंकि माँ बाप का दर्जा दुनिया में सबसे ऊपर है। हम कितना ही धन कमा लें, हम कितना भी शोहरत कमा लें, माँ बाप का कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है दोस्तों। बच्चे के बुखार हो जाता है, कोरोना हुआ, हम कितने लोग डिप्रेशन में आ गए। हमें जब बुखार होता है तो हमें लगता है हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे पिता हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि मन कमजोर हो जाता है। बच्चा छोटा है, 7 साल का बच्चा है, घर में कोई नहीं है, पिता काम पर चले जाते हैं, बच्चा बीमार हो जाता है, बहुत तेज बुखार होता है, तो बच्चे की भावनाएं क्या होती हैं। कभी हमारी भावनाएं भी ऐसी रही होंगी और अभी आपको लगे कि अनिल ने ये भावनाएं बिल्कुल साकार कर दी अपनी कविताएं से, तो फिर आपकी तालियां चाहता हूं। सुनिएगा दोस्तों, बच्चे की भावना कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, तो भर आया पागल मन मेरा। आंखों में उस माँ का चेहरा, लिटा गोद में दवा
पिलाती, वो लोरी गा कर मुझे सुलाती, मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ हो। कई पलकें भीग गई हैं, लेकिन दोस्तों यही है ये कविता की ताकत कि जो आपके भावों को झंझोड़ दे और भीतर से आपकी भावनाएं प्रबल कर दे कि माँ का दर्जा जीवन में क्या है। वो और हंसी खुशियां मनाते रहते हैं साहब। इन मंचों से देश की बात होनी चाहिए, तिरंगे की बात होनी चाहिए, तो कहीं माँ बाप की, परिवार संस्कारों की बात होनी चाहिए, तभी ये कवि सम्मेलन सार्थक है। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता और अपना स्थान लेता हूं। दोस्तों आज के इस दौर के अंदर माँ बाप का दर्जा, माँ बाप का ऋण कोई नहीं चुका सकता। बहुत पैसा होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं सकता है। पितृपक्ष चल रहा है, इस कविता की तो वैसे भी सार्थकता है। हम श्राद्ध मनाते अपने माँ बाप का, लेकिन कोई ऋण नहीं चुका सकता। एक दोस्त है मेरे पास, बहुत रईस है, बोला यार अनिल भाई ऐसी कविता सुना दी, मेरा दिल रोता है, ये बताओ माँ बाप का कर्ज कैसे चुका सकते हैं। मैंने कहा दोस्त कभी भी नहीं चुका सकते, कभी भी नहीं चुका सकते, लेकिन छोटे छोटे 2-3 काम भी कर लोगे तो माँ बाप का मन खुश हो जाता है। माँ बाप को खुशी देना ही बहुत बड़ी बात है। बोला क्या करना चाहिए? मैंने कहा कभी भी घर से निकलो तो हमेशा माँ बाप से बोलकर घर से जाओ। दोस्तों सोचते रहते हैं मेरा बेटा काम पर जाएगा, लाखों करोड़ों कमा कर ला रहा है, लेकिन बच्चा चला जाता है, निकल जाता है, वापस आता है, पत्नी के कमरे में चला जाता है, माँ बाप से 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं करता। दोस्तों जब घर से जाओ माँ बाप से जरूर मिलकर जाओ, चाहे वहाँ 1 मिनट बैठकर जाओ, और जब वापस आओ तो एक बार माँ बाप के पास जरूर बैठो कि माँ मैं आ गया हूँ। दोस्तों उनकी दुआओं से हम जिंदा बचकर चले आते हैं। आज हम चाहे मंत्री बन जाएं, चाहे हम मोदी बन जाएं, चाहे अमिताभ बच्चन, चाहे तेंदुलकर बन जाएं, दोस्तों माँ बाप की दुआओं का कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है। दोस्तों हमें सोचना चाहिए हम जब घर से निकले और आए तो माँ बाप से जरूर मिले। और दूसरी बात, कभी माँ बाप से ऊंचे स्वर में बात मत करना। दोस्तों आजकल की पीढ़ी मोबाइल और कंप्यूटर युग की पीढ़ी है। बच्चों 1 मिनट में माँ बाप से कह देते अरे मम्मी आपको क्या पता, पिताजी आपको क्या पता। दोस्तों उनका दिल दुखी होता है। पोलाइट बोलें, विनम्रता से बोलें माँ बाप से, उन्होंने बड़े कष्टों में तुम्हें पाला है। दोस्तों कभी भी माँ बाप से ऊंचे स्वर में बात मत करना। ये आज की पीढ़ी है, कहीं सुन रही होगी तो बताना चाहता हूं। और तीसरी बात, बहुत पैसा दे दिया अग्रवाल समाज, मैं खुद गोयल गोत्र का हूं, लेकिन दोस्तों एक बात है, कितना भी पैसा आ जाए, माँ के नाम 50 करोड़ की कोठी हो जाए, बुढ़ापे में कभी पैसे के लिए मोहताज मत करना। उनको उनसे मांगने से पहले उनके हाथ पर पैसा दे देना। कभी उनको ऐसा मौका ना मिले कि बेटा आज 1000 रुपये दे दे, आज 500 रुपये दे दे। दोस्तों ये काम मत करना। कई मेरे दोस्त ये भूल करते हैं, माँ ये तेरे ही नाम तो कोठी है, पैसों का क्या करेगी। दोस्तों हम क्यों मजबूर करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और सारे सदन की तालियां, जितने मेरे हास्य पे आपने तालियां बजाई उससे चौगुनी तालियां आपकी चाहता हूं दोस्तों, और आपसे विदाई चाहता हूं। अंतिम 3 पंक्तियां कि मात पिता अनमोल खजाना, मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे तो याद करोगे, पछताओगे। कीमत तभी पता चलती है जब वो चीज नहीं होती। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।